जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं। पूरी मेहनत और जो जिल है, जो जोश है आपका, वो कम नहीं हो रहा है समय के साथ, क्योंकि ये बहुत ही ह्यूमन नेचर है। ठीक है कि जब भी किसी चीज़ को हम देखते हैं तो इनिशियली क्या होता है, हम में बहुत जोश और जुनून होता है, बट विथ टाइम ये चीज़ क्या होता है, ड्रेन होने लगता है, चीज़ें हम भूलने लगते हैं। बट याद रखिएगा, ये वैकेंसी आपके लिए आखिरी वैकेंसी है, स्पेशली अगर मैं दरोगा वाले से बोलूं। और आज जो हम लोग पेपर डील करने वाले हैं वो है आपका बीपीएससी। देखिए, जितने लोग भी दरोगा के लिए हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप बीपीएससी दे रहे हो, ठीक है, मेरा हम 100% एफर्ट देंगे कि आपका बीपीएससी से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हम साइंस कवर कर दे। बायोलॉजी हमने ऑलमोस्ट कर दिया, ठीक है। एटलीस्ट हम आपको वीडियो करा के एटलीस्ट हैंड रिटन नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर दे, उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। दरोगा का अगर ये चीज़ मैं बार बार आपके सामने बोल रहा हूँ कि दरोगा का जितने क्वेश्चंस आएंगे आपको 99% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने ऑलरेडी ड्रीम डोज के वीडियो और पीडीएफ में आपने देखा है। अगर क्वेश्चंस बहुत टफ आता है दैट मीन्स वो सबके लिए टफ होगा, बट आपका परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगा। अगेन, नीचे लिंक होगा, जितने लोग अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े हो, जिनका टारगेट है कि सर मुझे दरोगा बनना है, वो जुड़ सकते हैं। और ये स्पेशली वीडियो है 70 बीपीएससी के लिए, क्योंकि 70 बीपीएससी या बीपीएससी के क्वेश्चंस अगर पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है 68 और 69, तो हम 69 का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। और जो बीपीएससी ट्री का जो पेपर हुआ था, जो बीपीएससी ट्री का में जो एग्जाम में बैठते हो, सब क्वेश्चंस आपके वीडियो एंड पीडीएफ से आप जाके देख सकते हो। बट जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन है, इसमें आपको वो कंफ्यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस इतना करना है कि जो भी पीडीएफ दिया गया है, जो भी वीडियो दिया गया है, उसको केयरफुली सुनिएगा। क्योंकि बस यहाँ उन लोग अपना दिमाग ये लगा रहे हैं कि थोड़ा अपना एनालिटिकल तरीके से चौथा वाला क्वेश्चन दे देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ऑप्शन दे देते हैं और पूछते हैं कि इसमें से कौन सा है या एक से ज़्यादा है। तो हम आज ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको हम किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन, नीचे लिंक होगा, स्टेटस के क्वेश्चन आप जरूर फॉलो करो, चाहे आप दरोगा दे रहे हो, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तीसरा वीडियो होगा, इससे पहले जो 2 वीडियो हो चुका है उसे आप फिनिश करें। यहाँ हम फैक्ट कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, और जो चीज़ हम समझा चुके हैं उसको हम नहीं समझाएंगे। तो पहला 2 वीडियो आप देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनपुट और आउटपुट जो तंत्रिकाएं हैं कहाँ मिलती है, ये पूछा जा रहा है। क्या है कि इनपुट और आउटपुट जो तंत्रिकाएं हैं बेसिकली कहाँ मिलता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। आपके ये ऑप्शन है यकृत, ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। यकृत मतलब होता है आपका लीवर, ठीक है। उसके बाद है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। हृदय मतलब होता है आपका हार्ट। और एक चीज मैं बता दूं, जितने लोग भी बीपीएससी देने वाले हैं, ठीक है, ट्राई कीजिएगा कि वर्ड जो है, वर्ड स्पेशली, ठीक है, साइंस के वर्ड, ठीक है, आप इंग्लिश में याद रखो, जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो पेपर में देखोगे तो वर्ड्स हिंदी वाले में भी इंग्लिश लिखा रहता है, कीवर्ड्स, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र घनत्व। इस तरीके से थोड़ा वर्ड्स आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि इनपुट एंड आउटपुट नर्व जो मीट होता है वो कहाँ होता है। देखिए, तो इनपुट और आउटपुट तंत्रिका कहाँ मिलती है, तो देखिए हमारा जो पूरा बॉडी है, ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग बात करेंगे ताकि मैक्सिमम चीज़ हम लोग एग्जाम में हमारा काम आ सके। देखिए, आपको पता है कि पूरा बॉडी जो है, ठीक है, पूरे बॉडी में एक जाल बिछा हुआ है, ठीक है, जो नर्व्स का पूरा जाल बिछा हुआ है पूरे बॉडी में। और जितने भी ये नर्व्स है, जितने भी बॉडी में नर्व्स है, वो फाइनली कहाँ जाके मिलते हैं, तो आपका जो बीच का हड्डी है, ठीक है, स्पाइनल कोड, ठीक है, ये बॉडी से पूरा इसी तरह पूरा बॉडी में बिछा हुआ है जाल ये, ठीक है। और ये जो आपका स्पाइनल कोड है, जो रीढ़ का हड्डी है, फाइनली आपका किससे जुड़ा हुआ है, आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ब्रेन जो है पूरे बॉडी को वो कंट्रोल कर पाता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि पूरा जो बॉडी है इसमें एक जाल सा आपका नर्व्स का, ठीक है, तंत्रिकाओं का एक जाल बिछा हुआ है, ठीक है। और ये पूरा जो जाल है कहाँ कनेक्टेड है, ये स्पाइनल कोड से कनेक्टेड है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी से आपका कनेक्टेड है। और ये जो स्पाइनल कोड है फाइनली आपका ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था कि इनपुट और आउटपुट नर्व जो है आपका कहाँ मिलता है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट तंत्रिका जो है कहाँ मिलता है, ऑप्शन देख के आप समझ सकते थे। 69 बीपीएससी का क्वेश्चन, इसमें कुछ
मीनिंग ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। वो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन एराइज होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है, डेट मीन्स आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो आप बोलोगे आपका स्पाइनल कोड। क्या बोलोगे आप? स्पाइनल कोड। क्या बोलोगे आप? स्पाइनल कोड। तो आपका स्पाइनल कोड या रीढ़ का जो हड्डी होता है, स्पाइनल कोड, मेरुदंड जो इसको आप बोलते हो, ठीक है। तो स्पाइनल कोड हो गया या आपका रीढ़ का हड्डी जो होता है, ये आपका क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, मेरुदंड जिसको आप बोलते हो। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो मेरुदंड या आपका रीढ़ का हड्डी या स्पाइनल कोड। आप अच्छे से ये वर्ड याद रखिएगा, स्पाइनल कोड। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा, एक ऐच्छिक क्रिया होती है, एक अनैच्छिक क्रिया होती है। डेट मीन्स एक ऐसा होता है वॉलेंट्री एक्शन होता है, एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। तो ऐच्छिक क्रिया जो होती है वॉलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री एक्शन मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, ये वॉलेंट्री एक्शन है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड में भी चल सकते हैं, स्लो में भी चल सकते हैं। और एक होता है इनवॉलेंट्री एक्शन जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, अनैच्छिक क्रिया, जैसे कि आपका हार्ट बीट, हार्ट का जो स्पीड है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल, जो छींकते हो उसको कंट्रोल नहीं सकते। तो ये सब क्या अनैच्छिक क्रिया, इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो याद रखिएगा जितना भी आपका वॉलेंट्री एक्शन है, वॉलेंट्री एक्शन डेट मीन आपका ऐच्छिक क्रिया है, इसको कौन कंट्रोल करता है? तो आपको याद रखना है सेरिब्रम। कौन करता है? सेरिब्रम। और यहाँ से आपका अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कि ब्रेन का जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है उसको भी हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि ऐच्छिक क्रिया वॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है, तो सेरिब्रम करता है जो कि ब्रेन का सबसे बड़ा वाला पार्ट है। वहीं आपको बोले कि अनैच्छिक क्रिया इनवॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब क्या होता है? ऐसी क्रिया हमारे बॉडी में जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि पाचन हो रहा है तो पाचन को हम लोग थोड़ी ना कंट्रोल, छींक आ रहा है उसको थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते, ब्लड प्रेशर, सांस लेना, ये सबको थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनवॉलेंट्री एक्शन अनैच्छिक क्रिया जो होता है किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है ये जो कंट्रोल किया जाता है मेड्यूला ओब्लेंगेटा, ठीक है। तो ये सब ब्रेन का पार्ट है। तो आपको याद रखना है वॉलेंट्री एक्शन सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो ब्रेन का सबसे बड़ा वाला पार्ट है, ठीक है। और इनवॉलेंट्री एक्शन जो है मेडुला ओब्लेंगेटा के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन जो है आपका किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो स्पाइनल कोड के द्वारा किया जाता है, रीढ़ का हड्डी। और याद रखिएगा रिफ्लेक्स एक्शन मतलब समझते हो ना क्या होता है? जैसे कि आपको कोई नील गड़ गया या चुभ गया तो आप तुरंत हाथ पीछे करते हैं, इसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। तो एटलीस्ट इस पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है जो बहुत ही बार पूछा था। अब हम लोग आते हैं यकृत में। ये एक ऐसा आपका ऑर्गन है, अंग है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला अगर हम लोग लीवर का बात करें, ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग लीवर का बात करें तो आपको पूछेगा कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का जो सबसे बड़ा अंग है, ठीक है, वो कौन सा है? तो जब भी बोले कि लार्जेस्ट अंग, ठीक है, तो आपको याद रखना है वो है स्किन। सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे बॉडी में कौन सा है, अंग सबसे बड़ा कौन है? तो वो है हमारा स्किन जो है सबसे बड़ा अंग है। बट यही क्वेश्चंस आपको चेंज कर दिया और पूछे कि सबसे बड़ा अंग हमारे बॉडी के अंदर कौन सा है, तब आपको मारना है लीवर। तो सबसे बड़ा अंग जो है वो है स्किन, पर बॉडी के अंदर बोले कि हमारा सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वो है आपका लीवर, वो है आपका यकृत। याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाता है, ठीक है, कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रंथि। तो लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे या लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछे, मतलब लार्जेस्ट ग्रंथि पूछे या लार्जेस्ट बाहरी स्रावी ग्रंथि पूछे, आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे बड़ा जो ग्रंथि है, सबसे जो बड़ा ग्लैंड है वो है आपका लीवर। दैट मीन लार्जेस्ट ग्लैंड। तो लार्जेस्ट ग्लैंड भी यही है, ठीक है। लार्जेस्ट आपका ऑर्गन, सबसे बड़ा अंग इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर सबसे बड़ा अंग भी यही है। और याद रखिएगा नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा, यकृत से ही आपको पूछा जाता है कि एक बीमारी होता है सिरोसिस, आपको पूछा जाता है लीवर फेलियर। जब आप दारू ज़्यादा पी लोगे तो आपको क्या होगा, लीवर आपका फेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लीवर का काम ही होता है कि जितना भी गंदगी है, ठीक है, गंदगी है, ठीक है, उसको चूसना,
ठीक है, उसको चूसना, ठीक है, उसको ब्लड से निकालना, ठीक है। तो जो लीवर है आपका, लीवर है आपको ये क्या डैमेज हो जाएगा, लीवर क्या हो जाएगा, लीवर का फेल्यूर हो जाएगा। तो लीवर का फेल्यूर हो जाएगा और आपको कौन सा बीमारी हो जाएगा, सिरोसिस। तो याद रखिएगा सिरोसिस। तो आपको पूछा जाएगा कि सिरोसिस जो बीमारी है वो किससे रिलेटेड है, तो लीवर से रिलेटेड है। कब होता है, तो लीवर आपका फेल हो जाता है कब, जब आप ज़्यादा दारू पी लेते हो। और अभी बीपीएससी के ट्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम लोग मैक्सिमम दारू पी लेते हैं, ज़्यादा दारू पीते हैं, ज़्यादा वाइन पी लेते हैं। देखिए जब भी मैं वाइन का बात करता हूँ तो हमेशा याद रखना किसका बात कर रहे हैं, हम लोग इथेनॉल का बात कर रहे हैं। याद रखना, एक होता है जहरीला दारू और एक होता है पीने वाला दारू। तो C2H5OH ये पीने वाला दारू है जिसको हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, ग्रेन एल्कोहल बोलते हैं। तो इथेनॉल जो पीने वाला दारू, और जहरीला दारू मीथेनॉल जिसको ऊड एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ज़्यादा अगर दारू आप पीते हो तो आपको क्या हो जाएगा, सिरोसिस बीमारी हो जाएगा और आपका लीवर फेल हो जाएगा। जो आपका लीवर है याद रखना ये लार्जेस्ट आपका ग्लैंड भी है, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्रंथि भी और सबसे बड़ा अंदरूनी रूप से आपका सबसे बड़ा अंग भी है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखोगे, ये चीज़ आपको समझ में आया। उसके बाद लीवर से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जाता है, ठीक है, कि जो हमारा बॉडी में यूरिया कौन बनाता है। अब यहाँ ध्यान से समझना, क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे बॉडी में यूरिया कौन बनाता है, तो आपको बोलना है हमारे बॉडी में जो यूरिया बनाता है वो बनाता है आपका यकृत। तो यूरिया कौन बनाता है हमारे बॉडी में, तो आपको बोलना यकृत जो है हमारे बॉडी में यूरिया बनाता है। अच्छे से याद रखिएगा। और बीपीएससी का ही क्वेश्चन है आपका कि यूरिया जो है, यूरिया में क्या क्या मिलता है, उसमें क्या क्या तत्व होता है, तो इसलिए इसको आपको फॉर्मूला याद रखना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CONH2NH2। और रेलवे का यहीं से क्वेश्चन और पूछा गया था। देखिए ये दरोगा का क्वेश्चन, ठीक है, कि जो यकृत जो है, ठीक है, मतलब लीवर जो है हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा अंग है जो यूरिया बनाता है, तो बोलोगे लीवर, ठीक है। बीपीएससी का क्वेश्चन जो यूरिया जो है, यूरिया का फॉर्मूला क्या है, तो NH2CONH2। और जो रेलवे का क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है, तो आपको याद रखना है 47% नाइट्रोजन होता है। ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं जो लीवर से। लीवर से एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है, जो लीवर जो है, ठीक है, इसके पास सबसे ज़्यादा ऑरिजिनेट पावर होता है। ऑरिजिनेट पावर मतलब अगर ये कट भी जाए हल्का सा, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये फिर अपने आप को क्या कर लेता है, फिर से अपने आप को वो बना लेता है। तो याद रखना है लीवर में सबसे ज़्यादा रीऑरिजिनेट पावर भी होता है, ठीक है। तो लीवर से ये सब चीज़ याद रखिएगा। चलिए इतना रखते हैं लीवर में। चलिए नेक्स्ट जो है आपका हृदय का अगर बात करें तो याद रखिएगा, हृदय से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हृदय, ठीक है, बेसिकली क्या है, तो हमारे बॉडी में पंप की तरीके से काम करता है। पंप कैसे बोलोगे, हमने आपको बताया पंप की तरह हमारे बॉडी में लगा हुआ है और हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड का जो सर्कुलेशन किया जाता है वो ये उसमें पंप का जो काम करता है वो हमारा हार्ट ही करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 2-3 क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। जो ब्लड सर्कुलेशन था, ठीक है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, ठीक है, उसका डिस्कवर किसने किया था, तो याद रखिएगा विलियम हार्वे ने। और ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया था, तो कार्ल लेंसटेनर ने। हमारे जो ये हार्ट है ये कितना चेंबर का है, तो 4 चेंबर का है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन आपको पूछा गया, आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा। बाकी जो कंसेप्चुअल चीज़ें आएगी उसको हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमेशा बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है और दरोगा में इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप ध्यान दिए हो तो अदिश और सदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि सदिश राशि मैंने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में समझाया, वीडियो आप जरूर जाके देखिए। आप पूछा कि करंट डेंसिटी क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा जो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, अदिश राशि क्या होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे आपका राशि, ठीक है, और ऐसे आपका, जैसे कि देखो अदिश राशि हम स्केलर क्वांटिटी हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें आपका क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, परिमाप होगा, ठीक है, परिणाम होगा, ठीक है। और आपका वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड भी होगा और आपका डायरेक्शन भी होगा, मतलब परिमाप भी होगा और आपका क्या होगा, आपका उसका दिशा भी होगा। तो यहाँ जो है आपको करंट, देखो सिर्फ अगर करंट देता तो मेनली जो करंट होता है आपको याद रखना है, मेनली जो करंट होता है वो आपका स्केलर होता है, मतलब आपका अदिश राशि होता है, ये स्केलर होता, ठीक है।
बट यहाँ क्या दिया है, करंट डेंसिटी। तो हमेशा याद रखिएगा करंट डेंसिटी जो होता है आपका सदिश राशि होता है, डेट मीन्स आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो दो तीन जो है ऐसे तो बेसिक वाला सबको पता है, जैसे कि फोर्स होता है, बल होता है, वो क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे कि आपका दूरी क्या है, तो दूरी आपका स्केलर क्वांटिटी है। बट आपका जो विस्थापन है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट, अच्छे से याद रखना, जो डिस्टेंस है, दूरी जो है, ठीक है, दूरी जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बट आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन जो है आपका, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छे से याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, ठीक है। तो आपका करंट डेंसिटी बोले या, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बोले, मतलब विद्युत, ठीक है। आपका यहाँ क्या दिया है, धारा घनत्व बोले, ठीक है, ये आपका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी बोले, मतलब चुंबकीय क्षेत्र घनत्व बोले, या आपका विद्युत क्षेत्र घनत्व बोले, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बोले, जब भी एरिया में एरिया का बात करने लगे, ठीक है, तब आपको मानना है कि वो वेक्टर है। तो मैं फिर से बोलता हूँ कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बोले, मतलब विद्युत क्षेत्र घनत्व बोले, या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बोले, आपको मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र घनत्व बोले, ठीक है, तो ये सब जो होता है आपका ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। आपको याद रखना है, ये सब सदिश राशि होता है। एक होता है आपका टॉर्क, ठीक है, टॉर्क भी पूछा गया था। तो एक होता है आपका टॉर्क, ठीक है, जिसको आई थिंक हिंदी में अघूर्णन बोला जाता है, ठीक है, बाल घूर्णन, ठीक है, बाल घूर्णन, ठीक है, बाल घूर्णन बोला जाता है। तो टॉर्क याद रखिएगा, बाल घूर्णन जिसको बोला जाता है। ये सब वर्ड है ना, इंग्लिश में ही लिखा हुआ आया था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये टॉर्क याद रखिएगा, टॉर्क जो है क्या है, एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपका एक सदिश राशि है, ठीक है, बाल घूर्णन जिसको बोला जाता है। और एक याद रखिएगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, लिखोगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट जो है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका ध्रुव घूर्णन, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट, ध्रुव घूर्णन, ठीक है। तो टॉर्क भी हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट भी हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क को बोला जाता है आपका बाल घूर्णन, ठीक है, और जो आपका ये डाइपोल मोमेंट है उसको बोला जाता है ध्रुव अघूर्णन, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपको याद रखना है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी। साथ में आपको याद रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युतीय संभाविता, ठीक है, विद्युतीय संभाविता। देखो हिंदी के जो वर्ड है, मैं फिर से कहता हूँ, ये सब वर्ड आने वाले नहीं है, तभी भी मैं बस बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को मतलब लगता है कि सर हिंदी में भी बताइए। तो ये सब आप वर्ड ना इंग्लिश में याद हो, जैसे कि टॉर्क हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा। तो इतना चीज़ आप समझ गए, तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। मैंने क्या क्या बताया वेक्टर क्वांटिटी में, क्योंकि वेक्टर वाला ही पूछा जाता है मैक्सिमम। सबसे पहले याद रखिएगा विस्थापन, डेट मीन डिस्प्लेसमेंट जो है आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, करंट अगर सिर्फ लिखाएगा तो आपका स्केलर होगा, मतलब अदिश राशि होगा। अगर आपका करंट डेंसिटी लिखा होगा, धारा घनत्व लिखा होगा, घनत्व मतलब एरिया का बात आ गया, तो फिर क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब दो तीन ऐसे इंपॉर्टेंट जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे बट एग्जाम में मिलते हैं। एक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र घनत्व, और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मतलब चुंबकीय क्षेत्र घनत्व। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क, बाल अघूर्णन आपको याद रखना है, टॉर्क, और डाइपोल मोमेंट भी क्या है आपका ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विद्युतीय संभाविता, ये भी क्या है आपका एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है। प्लीज अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने करवाया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसमें से कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज ए बैड कंडक्टर, में इसमें कौन सा ऐसा है जो, कौन सा इसमें द्रव्य जो है विद्युत का कुचालक है, मतलब विच ऑफ द, इसमें जो ऑप्शन दिया इसमें से कौन सा है जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगेन ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए एक है नमकीन पानी, एक है संतरे का रस, और एक है नींबू। आपको पता है संतरे का रस, ठीक है, और नींबू क्या है, इसमें क्या होता है आपका साइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है, साइट्रिक एसिड। और याद रखना जो बीपीएससी देने वाले जितने बार एसिड है, जैसे कि साइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, 4-5 मैंने आपको करवाया था, साइट्रिक एसिड हो गया, मिथेनोइक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये सब का फॉर्मूला देख के जाना, क्योंकि लास्ट बार ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला पूछा गया था, ठीक है। तो साइट्रिक एसिड होता है। तो देखो
आप सिंपल, अगर एक सिंपल वाटर हो, ठीक है, एकदम डिस्टिल्ड वाटर हो, तो इसमें तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। अगर डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज अगर नहीं होगा तो सिंपल है, कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। बट अगर नमकीन पानी का बात करें, नमकीन पानी मतलब पानी है, और पानी में क्या है, आपका सॉल्ट है, मतलब नमक है। और नमक मतलब क्या होता है, NaCl। तो NaCl किसमें टूट जाएगा, Na+Cl-। तो इसमें क्या आ जाएगा, आयन डेवलप हो जाएगा, प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा और माइनस चार्ज डेवलप होगा। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी इजिली कंडक्ट कर लेगा जहां चार्ज आएगा। चार्ज आएगा मतलब क्या, चार्ज मतलब क्या होता है, उस पर कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा चाहे नेगेटिव चार्ज होगा। तो चार्ज का बात है चाहे आयन का बात है, वो इजीली कंडक्ट कर लेगा। तो जैसे नमकीन पानी मतलब क्या, उसमें NaCl है, ठीक है, तो Na+Cl में टूट जाएगा वो, तो सिंपल है, इसमें भी आराम से कर लेगा। संतरा और नींबू, इसमें एसिड होता है, तो सिंपल आप एसिड अगर मैं HCl मानता हूँ, तो HCl भी जो टूटता है कैसे टूटता है, H+Cl-। तो इसमें भी क्या होता है, जो भी आपका एसिड होगा उसमें क्या हो जाएगा, आयन आ जाएगा, पानी में आयन आ जाएगा और चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा। तो यहाँ जितना भी है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड बैड, कोई भी इसमें बैड कंडक्टर नहीं है, तीनों से क्या होगा, आपका करंट पास हो जाएगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, ठीक है, याद रहेगा। देखिए कुछ चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आप पक्का याद करके जाना, मैंने आपको लिखवाया भी। जैसे कि मैलिक एसिड का फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, याद करो, मैलिक एसिड किसमें मिलता है, तो क्या बोलोगे, मैलिक एसिड किसमें मिलता है, तो एप्पल में मिलता है। मैलिक एसिड किसमें मिलता है, तो एप्पल में मिलता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड किसमें मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड किसमें मिलता है, तो याद रखिएगा, जो आपका पालक है उसमें ऑक्जेलिक एसिड मिलता है, और पालक में आयरन भी मिलता है। तो ऑक्जेलिक एसिड आपका पालक में और टमाटर में मिलता है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो मैलिक एसिड एप्पल में आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड याद रखना है, टमाटर और आपका स्पिनिच, जिसको आप लोग पालक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया मैलिक और ये हो गया ऑक्जेलिक। उसके बाद आप याद रखिएगा साइट्रिक एसिड, जितना भी खट्टा फल है सब में साइट्रिक एसिड मिलता है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रहना है। हमारे पेट में क्या मिलता है, तो HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, ठीक है, ये चीज़ याद रहेगा। उसके बाद आपका हो जाता है, ये हो गया, और हमारे दूध में क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलता है, ये भी चीज़ याद रखना है। और चींटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा मिलता है, फॉर्मिक एसिड मिलता है, और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया, HCOOH। ये सब चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके फॉर्मूले के साथ, ठीक है, इजी है, हमने करवाया, आप लोग कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब ये देखिए, ऐसे AC करंट, यहाँ AC है मतलब AC, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोला जाता है, ठीक है। इससे भी आपका दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ था एक्साइज के मेंस में, ठीक है, अब जाके देखिएगा। तो इसके बारे में प्रॉपर्टी में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल ना जो देखोगे, ठीक है, आजकल थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन दरोगा में भी आने लगा, ठीक है। इसीलिए जो PDF दिया जाएगा समझाने के बाद, तो उसको बहुत ही आराम से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, हर बार कुछ आपको नया मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पूछा है कि अल्टरनेटिव करंट किसके द्वारा मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। पहला है चौक और कोयल, डायनामो और ट्रांसफार्मर। आपको पता है कि जो AC करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, मैंने आपको बहुत बार समझाया। सबसे पहले याद रखना, ये जो प्रोड्यूस किया जाएगा डायनामो या आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर। डायनामो कुछ नहीं होता है, ये मान लो कि जो आपका साइकिल में भी डायनामो लगा होता था, पहले आता था, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटा जनरेटर ही, स्मॉल जनरेटर है, स्मॉल जनरेटर ही है ये। तो सबसे पहले याद रखना कि आपको कौन सा करंट, अल्टरनेटिंग करंट का बात कर रहा है, हमेशा याद रखना। अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, पहला क्वेश्चन तो जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका यांत्रिक ऊर्जा, डेट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को क्या कर देता है, ये आपका विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो पहला क्वेश्चन, AC करंट को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए, डायनामो चाहिए या जनरेटर चाहिए। जनरेटर का काम क्या होता है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में ये चेंज कर देता है। समझ में आया। अब मैंने आपको हमेशा बताया, इसका एक फॉर्मूला आपको बताया है, वो कैसे, इवन मैंने समझाया भी था। तो जनरेटर में जो आपका वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज होगा तभी करंट होगा, ये सब बहुत डिटेल में हमने समझाया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज का, ई को हम लोग EMF भी बोलते हैं, या वोल्टेज आप मान लो नॉर्मल लैंग्वेज में, E = होता है -dφ/dt, ठीक है, मैंने आपको बताया था।
ये n d∅/dt, ये फॉर्मूला याद रखना। ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ठीक है। तो E इक्वल टू n d∅/dt, ये फाई क्या है, फ्लक्स है, ठीक है। ये फाई क्या है, आपका फ्लक्स है। d∅/dt, तो ये जितना चेंज होगा, ठीक है, फ्लक्स जितना चेंज होगा, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से फ्लक्स जितना चेंज होगा उतना आपका क्या बनेगा, वोल्टेज आपका बनेगा। मैंने ये चीज आपको करवाया। तो E इक्वल टू d∅/dt आपको याद रखना है, ये आपका जनरेटर का फॉर्मूला में आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखिएगा जो जनरेटर है, बेसिकली इलेक्ट्रिक जनरेटर किसने डिस्कवर किया था, तो माइकल फराडे ने। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है किसने डिस्कवर किया था, तो माइकल फराडे ने किया था, माइकल फराडे ने। और अगर आपको पूछे कि ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है आखिर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, हमेशा दरोगा का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है और बीपीएससी का, तो याद रखिएगा कौन सा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या मैंने बोला, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो पूछा जाएगा कि डायनामो जो आपका जनरेटर है ये किस फेनोमेना पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत बार समझा चुका हूं, अभी उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा कि जो जनरेटर है, ठीक है, ये कौन से रूल पे बेस्ड है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे। तो हमेशा याद रखना जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पे बेस्ड है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बोलता है, हमेशा याद रखना, ये राइट, हर ये तीन अंगुली, शुरू का 3 अंगुली, ये बीच वाला आई करंट का डायरेक्शन को दिखाता है, ये बीच वाला तीसरा नंबर का करंट का डायरेक्शन को दिखाता है, ये वाला बी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है। चुंबकीय जो आपका फ्लक्स है, ठीक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन को दिखाता है, और ये वाला आपका फोर्स के डायरेक्शन को दिखाता है कि किस डायरेक्शन में वो जनरेटर घूम रहा है। तो हमेशा याद रखना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है आपका किसके लिए होता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब फिर से देखो मैंने क्या क्या लिखा, डायनामो यानी कि जनरेटर का डिस्कवर किसने किया, माइकल फराडे ने किया। ये किस फेनोमेना पे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। तो और किस रूल को फॉलो करता है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को फॉलो करता है। वो तीनों चीजों मैंने बताया, याद रखिएगा। उसके बाद इसका काम क्या है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को आपको विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और इसमें ईएमएफ या वोल्टेज प्रोड्यूस कैसे होता है, तो d∅/dt, फाई क्या है, फ्लक्स, जितना फ्लक्स चेंज होगा किसके, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा उतना आपका ये जनरेट होगा। इतना एटलीस्ट आप लोग याद रखो जनरेटर से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ये होगा। उसके बाद है ये चौक अगर आपको याद हो, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं देखिए जो मैंने चीज आपको नहीं समझा है वो मैं समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। जो एक क्वेश्चन को फिर मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि नए क्वेश्चंस को कर लेंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। इसे मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों ने किया भी होगा अगर जो शुरू से मुझसे जुड़े हुए। अब देखिए जो चौक है, चौक आपको याद है पहले जमाना में जो हम लोग ट्यूबलाइट यूज करते थे, आजकल तो एलईडी वाला ट्यूबलाइट, पहले जमाना में आप देखना ट्यूबलाइट के पीछे चौक लगाया जाता। तो हमेशा याद रखना जो चौक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, बेसिकली अगर साइंस के टर्म में बोले, ये बाहर के दुनिया में चौक के नाम से जाना जाता है, और साइंस के टर्म में इसको इंडक्टर बोलते हैं। इंडक्टर मतलब होता है, इसको प्रेरक बोलते हैं, प्रेरक, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा चौक में बेसिकली क्या होता है, तो इंडक्टर होता है जिसको हम लोग प्रेरक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इंडक्टर है इसका यूनिट क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया, तो हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। और ये जो इंडक्टर, जिसको इंडक्टर भी बोलते हैं, इसलिए बोलता हूँ ना इंग्लिश वर्ड याद करो, ठीक है। इंडक्टर भी बोलते हैं इसको, ब्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको चौक भी बोलते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली जो करंट को कंट्रोल करता है, जितना करंट चाहिए, ठीक है, उतना ही करंट ट्यूबलाइट में आने देता था। तो ये करंट को कंट्रोल करता है, क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसी को भी पास नहीं होने देता है। तो ये दोनों चीज याद रखना, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि चौक है, चाहे इंडक्टर है, चाहे प्रेरक है, चाहे ब्लास्ट है, इसका मेन काम क्या है, तो याद रखना ये हाई करंट को ब्लॉक करता है और हाई फ्रीक्वेंसी को भी ब्लॉक करता है जब ये कोई सर्किट में लगाया रहता है, ठीक है। इसे समझ में आया, ये इंडक्टर हो गया। इसके साथ एक और चीज आप याद रख लो, एक होता है आपका विद्युत धारित्र, ठीक है, एक होता है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
एक ने अरे कैपेसिटर तो सबने सुना होगा, कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर घर में लगाते होगा, आपका जो फैन वैन जो आता है वो कैपेसिटर उसमें होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर का याद रखना, इसका जो यूनिट होता है ये होता है आपका फराड, ठीक है, फराड, ठीक है। और याद रखना कैपेसिटर से निकलता है कैपेसिटेंस, C इक्वल टू होता है Q बाई V। तो ये फॉर्मूला पक्का याद रखिएगा। यहाँ C क्या है तो आपका कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंट, विद्युत कैपेसिटेंस। C क्या है तो आपका आवेश है, चार्ज है, और V क्या है आपका वोल्टेज है। तो C इक्वल टू Q बाई V होता है। इसे बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा गया और फिर आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया। तो हमने इंडक्टर समझा दिया, आपको कैपेसिटर समझा दिया, उसके बाद आपको जनरेटर भी समझा दिया। अब हम लोग आते हैं, यहाँ है ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले याद रखना ट्रांसफार्मर हमेशा अल्टरनेटिंग करंट में काम करता है, एसी करंट में। तो सबसे पहले याद क्या रखोगे, एसी करंट में काम करता है, डीसी में नहीं करता है, डायरेक्ट करंट में, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर का मेनली काम क्या होता है। तो हमेशा याद रखना ये वोल्टेज को अप डाउन करता है, और वोल्टेज को अप डाउन करने से क्या होता है आपका करंट भी चेंज होता है। याद रखना ये वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए किया जाता है, बेसिकली इसका काम होता है वोल्टेज को ही अप डाउन करना, ठीक है। अगर आप थोड़ा समझना चाहो तो कैसे होता है, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आप बस समझ लो। मान लो ये आपका ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या होता है कॉइल, इधर टर्न कॉइल लगा होता है और इधर भी कॉइल लगा होता है, ठीक है। यहाँ से आपने इनपुट दिया, इधर से आपने आउटपुट दिया। तो ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल पे डिपेंड करता है आपका। इसका एक फॉर्मूला है जो हमेशा दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। देखिए V1/V2 मतलब वोल्टेज इनपुट साइड और वोल्टेज आउटपुट साइड इक्वल टू होता है आपका N1/N2 इक्वल टू होता है आपका I2/I1। तो कोई भी आपका ट्रांसफार्मर का जो इक्वेशन होगा वो ये होगा। इसमें क्या होता है आपको याद रखना कि ट्रांसफार्मर हमेशा वोल्टेज को चेंज करता है, वोल्टेज को चेंज करता है। क्या चीज को ये चेंज नहीं करता है, तो हमेशा याद रखना ये शक्ति, दैट मीन्स आपका पावर, शक्ति दैट मीन्स आपका पावर एंड आपका फ्रीक्वेंसी को कभी चेंज नहीं करता है। हमेशा याद रखना ये हमेशा वोल्टेज को चेंज करता है, पावर और फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज करता है। बोलोगे सर कैसे, तो अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो आपका करंट डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आपका करंट डिक्रीज होगा तो आपका वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, बस यही है, ठीक है। अगर वोल्टेज इंक्रीज हो गया तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और अगर वोल्टेज डिक्रीज हो गया तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए पावर का फॉर्मूला हमने क्या पा रहा है, पावर इक्वल टू होता है, दैट मीन शक्ति इक्वल टू होता है, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज और करंट। ये हमेशा याद रखना ये इक्वेशन। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, ठीक है, अब वोल्टेज अगर घटेगा तो करंट बढ़ेगा। मतलब आपने इससे क्या समझा, सबसे पहले ये एसी में काम करता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपने ये समझा कि कभी डीसी में काम नहीं करता है। तीसरा आपको याद रखना ये फंक्शन याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना आपको ट्रांसफार्मर का। इसमें मैंने आपको ये समझाया है कि V1/V2 मतलब इनपुट वोल्टेज बाय आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू N1/N2। ये N क्या है, तो जब आप ट्रांसफार्मर खोलोगे तो उसमें टर्न्स लगे होते हैं, मतलब उसमें बहुत सारा क्या होता है वायर लगा होता है, और वही वायर से, वो टेक्निकल टर्म में उतना आपको जाना नहीं है, बस याद रखना ये टर्न्स है, मतलब वायर क्या उसके अंदर टर्न्स लगा। आप कभी देखे भी होगे इवन ट्रांसफार्मर बहुत सारा वायर होता है उसमें, तो ये वायर है, नंबर ऑफ टर्न्स, कितना वायर कितना टर्न्स है उसमें। तो N1/N2, N मतलब प्राइमरी इनपुट साइड कितना टर्न है, और N2 मतलब आउटपुट साइड। उसके बाद I2/I1, I2 मतलब ये इसलिए भी करवाते रहा हूँ कि आपका रेलवे का वैकेंसी सामने। I2/I1 मतलब I2 मतलब आउटपुट साइड करंट और I1 मतलब इनपुट साइड करंट। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद ये वोल्टेज को चेंज करता है, पावर और फ्रीक्वेंसी को कभी चेंज नहीं करता है। और याद रखिएगा ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। क्या मैंने बोला, आपका परस्परिक प्रेरण, परस्परिक प्रेरण जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो परस्परिक प्रेरण या इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, परस्परिक प्रेरण, ठीक है। इंडक्टेंस को प्रेरण बोलते हैं और म्यूचुअल को हम लोग परस्परिक प्रेरण बोलते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ये काम करता है, ठीक है। तो इतना चीज आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। अब ये क्वेश्चन बहुत बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्विकली हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। ये भी आपका 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है, जितना हम लोग करें 69 में। देखिए चंद्रमा की सतह से, ठीक है, पास स्वतंत्र रूप से गिरने वाली दो अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तु का क्या होगा, इसमें ऑप्शन है। जब दो
ठीक है, वस्तु, ठीक है, या कोई भी बॉडी जिसको हम लोग फ्रीली यहाँ से चंद्रमा के ऊपर जाएंगे, वहाँ से अगर हम लोग गिराते हैं तो उन दोनों बॉडी में दोनों का जो मास है, जो द्रव्यमान है, ठीक है, क्या बोला है, देखिए चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने वाली, देखिए सिंपल में समझाता हूँ क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ठीक है। आप लोग चंद्रमा के सतह पे जाते हो, कोई दो बॉडी लेते हो, कोई दो वस्तु लेते हो, उसको गिराते हो, दोनों का द्रव्यमान जो है अलग है। तो पूछा है कि इसमें से क्या होगा, दोनों जो बॉडी इस पर क्या इफेक्ट होगा। पहला बोला है कि अलग अलग त्वरण से गिरेंगे, मतलब दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से गिरेंगे। दूसरा, उनके जड़त्वों में परिवर्तन होगा, जड़त्वों में परिवर्तन होगा पूछा जा रहा है। किसी भी क्षण उनकी वेलोसिटी समान रहेगी या समान परिमाप के बलों से गिरेंगे, मतलब सेम फोर्स से वो गिरेंगे। देखो ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको कंसेप्ट क्लियर है, जो ड्रीम डोज से पढ़ा हुआ है, जो वीडियो को फॉलो किया है। देखिए हमने आपको एक चीज समझाया था, देखिए यहां बस एक वर्ड पकड़ना था आपका, द्रव्यमान, डेट मीन्स मास। अब यहाँ ध्यान से समझिए, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए जब भी हम द्रव्यमान का बात करते हैं, मास का बात करते हैं, मास का, द्रव्यमान का बात करते हैं, तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है केजी, हमेशा याद रखिएगा। और मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, कभी भी जी पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण पे डिपेंड नहीं करता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण पे डिपेंड नहीं करता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण पे डिपेंड नहीं करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखिएगा। तो अगर कोई चीज यहाँ 5 kg का है, ठीक है, और अगर आप मून में भी ले जाओगे तो 5 kg का ही रहेगा। द्रव्यमान मतलब क्या होता है, द्रव्यमान मतलब होता है सिंपल, आपके बॉडी के अंदर कितना मैटर है, आपके बॉडी के अंदर कितना पदार्थ है, वही बताता है। जैसे कि देखिए आप जब मुर्गा लेने जाते हो या कुछ लेने जाते हो, ठीक है, तो क्या बोलते हो, 5 kg ये दीजिए। आप ये नहीं कहते हो कि 5 न्यूटन दीजिए, 5 kg बोलते हो, मतलब आप द्रव्यमान का बात करते हो, उसके अंदर जो चीज है उसका बात करते हो, उस पे जो फोर्स लग रहा है गुरुत्वाकर्षण का, उसका बात नहीं करते हो। तो हमेशा याद रखना, जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, ये कभी भी आपका जी पे डिपेंड नहीं करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण पे नहीं करता है। जी का वैल्यू अगर हम लोग अर्थ पे मानते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। वही अगर हम लोग इसको मून पे ले जाए तो इसका 1/6 भाग हो जाता है। मान लीजिए यहाँ 10 है तो वहाँ 10/6 होगा। बट अगर हम लोग वेट का बात करते हैं, समझ लीजिएगा, फिर ये क्वेश्चन हम नहीं समझाएंगे। अगर हम लोग वेट का बात करते हैं, मतलब भार का बात करते हैं, वेट या भार जिसको बोले, ठीक है, तो भार जब बोलते हैं तो ये जो केजी होता है, केजी मान लीजिए मास को हम लोग एम लेते हैं, तो मास में जब ये जी मल्टीप्लाई हो जाता है, जी मतलब आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण मल्टीप्लाई हो जाता है, तब वो वेट बन जाता है, तब वो भार बन जाता है, या उसको हम लोग फोर्स या बल भी बोलते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ कोई चीज़ 10 ग्राम है, ठीक है, 10 ग्राम, 10 kg मान लो, ग्राम क्यों, ठीक है, 10 kg है, ठीक है, 10 kg है, तो यहाँ क्या होगा आपका, जी भी हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, तो जी भी अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो जब ये 10 है मास और जी को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई चीज जो पहले सिर्फ 10 kg था, ठीक है, अगर उसी चीज को हम लोग वेट में बात करेंगे तो उसमें जी का भी फंडा आ जाता है, वो 100 न्यूटन बन जाता है। तो अगर मैं मास 100 kg को अगर मून पे ले जाता हूं तो ये 100 kg ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। बट अगर मैं 100 न्यूटन को, ठीक है, अगर मैं मून पे ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वहां जो है आपका जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो 1/6 भाग है। अगर यहाँ आपका 6 है, ठीक है, तो इसका 1/6 भाग वहां होगा, डेट मीन्स वहां 1 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। अगर यहाँ 6 है जी का वैल्यू, स्मॉल जी का, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का, तो वहां क्या होगा, मून पे 1/6 भाग हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, मतलब वहां बहुत कम है। तो यहाँ तो इसने द्रव्यमान का बात किया है। तो अब इस क्वेश्चन पे आता है, जब इसने देखो ये सब जो कंसेप्ट बता रहा हूं ना, अब एग्जाम आएगा ना तो सब फिर आपको दिखेगा। तो जब यहाँ ये द्रव्यमान का बात आ रहा है तो क्या एक्सेलरेशन त्वरण का कोई कंसेप्ट आएगा, नहीं आएगा भाई। क्यों,
क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन का कोई रोल ही नहीं है द्रव्यमान में। और आपको पता है ना, मैंने जी का मतलब क्या आपको बहुत अच्छे से समझा के रखा कि जी का मतलब क्या होता है पहले। तो एक्सेलरेशन का कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब ही नहीं। क्या इनर्सिया का मतलब आएगा? इनर्सिया क्यों डेवलप होता है? वो भी गुरुत्वाकर्षण त्वरण के कारण होता है। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, कोई बॉडी अगर स्थिर है तो स्थिर में ही रहना चाहता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही बोलता है, लॉ ऑफ इनर्सिया। बट हमेशा याद रखना कि लॉ ऑफ इनर्सिया जो दिया गया था, ठीक है, इसको लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोलते हैं। गैलीलियो जी जो थे, ये न्यूटन से पहले ही इन्होंने आपका लॉ ऑफ इनर्सिया दे दिया था। तो याद रखिएगा, लॉ ऑफ इनर्सिया न्यूटन से पहले भी किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। इसीलिए लॉ ऑफ इनर्सिया को लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोलते हैं। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ इनर्सिया, लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोलते हैं। किसी भी क्षण उनका वेग, वेलोसिटी सेम होगा। एग्जैक्टली यही इसका आंसर होगा। बोले क्यों ऐसा? सिंपल, उसे गुरुत्वाकर्षण त्वरण लग ही नहीं रहा है। जब त्वरण लग ही नहीं रहा है तो नीचे खींचने वाला जो फोर्स है वो लग ही नहीं रहा है, तो वो चाहे कितना केजी का भी हो गिरेगा ही समान। तो ये इसका सही आंसर होगा। फिर से फोर्स का बात आ रहा है। फोर्स में क्या होता है? मैंने अभी बताया था, फोर्स हमेशा जी के टर्म में लिखा जाता है जहां एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन का कोई यहाँ कंसेप्ट ही नहीं, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो 2-3 पॉइंट में आपको यहाँ करवा देता हूँ। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण त्वरण का अगर वैल्यू देखें, ये फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? G = Gm/r²। अब हमेशा याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है? जी है आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर क्या आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या वो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करती है? द्रव्यमान, उस बॉडी के द्रव्यमान पे डिपेंड करती है? नहीं करती है। याद रखना ये जी क्या है? ये तो जी आपको पता होगा, सार्वभौमिक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, दैट मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है? बहुत बार आपको दरोगा में पूछा गया, 6.6 × 6.67 × 10⁻⁻11 इसका वैल्यू है। 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखना ये यूनिट में पूछा गया था कि कैपिटल जी जो होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है, उसका वैल्यू कितना होता है? ये पूछा गया क्वेश्चन। तो 6.6 × 10⁻11 यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। और ये मास क्या है? तो आप मान लीजिए हमारे केस में तो ये अर्थ का मास है, ठीक है, ये अर्थ का मास है। और ये आर क्या है? तो रेडियस ऑफ आपका अर्थ है। अच्छे से याद रखना। तो हमेशा याद रखना जो जी का जो वैल्यू होता है, ये कभी भी आपके, मान लीजिए हमको एक बॉडी फेंकते हैं, ठीक है, और जब वो बॉडी नीचे आ रहा है तो ये हमेशा याद रखना जो स्मॉल जी इस पे लगेगा वो कभी भी इसके बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा। जिस बॉडी पे वो गिर रहा है मतलब अर्थ के बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा, और अर्थ का जो रेडियस कितना है उस पे डिपेंड करेगा। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बहुत हो गया, ऐसे करते करते बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा नहीं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, mRNA क्या है। मैंने आपको बता दिया कि 3 तरीके का RNA होता है। एक होता है आपका tRNA, ठीक है, tRNA मतलब आपका ट्रांसफर mRNA। एक होता है आपका mRNA मतलब मैसेंजर RNA, tRNA। अब ये सब इंग्लिश में ही लिखा हुआ आएगा, याद रखिएगा, और इंग्लिश में ही था। tRNA मतलब ट्रांसफर। एक होता है tRNA, तो T मतलब होता है आपका ट्रांसफर, ठीक है। एक होता है mRNA, M मतलब होता है मैसेंजर, और एक होता है आपका rRNA, ये होता है राइबोसोमल RNA। RNA मतलब एक होता है tRNA ट्रांसफर, mRNA मैसेंजर, और एक होता है राइबोसोमल, तो ये होता है rRNA, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जो RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पूछा है mRNA, तो mRNA मतलब होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद है, अब यहाँ थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए द DNA डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, तो डबल हेलिक्स मॉडल जो था वो किसने दिया था, यहाँ ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डबल हेलिक्स मॉडल, देखिए पहला क्वेश्चन तो आपको ये पता होना चाहिए, तो DNA का बात करते हैं, ठीक है। तो DNA का मतलब क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी थोड़ा बोलता हूँ, लिखूंगा तो टाइम लगेगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो पहला आपको यही याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। दूसरा आप क्वेश्चन देखो क्या पूछा कि DNA का डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी। सबसे पहले याद रखना कि DNA का संरचना की जो डबल हेलिक्स मॉडल था इसका किसने खोज किया था, तो आपको याद रखना है वाटसन एंड क्रिक। किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक ने किया था। बट सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि DNA का
ठीक है, सिर्फ डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल नहीं, पूछा जाएगा कि डीएनए का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है फ्रेडरिक मिस्चर, फ्रेडरिक मिस्चर, ठीक है, इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा, फ्रेडरिक मिस्चर, फ्रेडरिक मिस्चर, फ्रेडरिक मिस्चर, फ्रेडरिक मिस्चर। वर्ड अगर नहीं भी लिख पाओ तो दिमाग में रहेगा तो टिक मार पाओगे, फ्रेडरिक मिस्चर इनका पूरा नाम था। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, और डीएनए का जो सिंपल डीएनए का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना फ्रेडरिक एंड मिस्चर ने किया था, ठीक है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मैं हमेशा करवाता हूँ कि दो ऐसा कोशिकांग है, दो ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका खुद का डीएनए होता है। एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा आपका हरित लवक जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो पूछा जाएगा कि दो ऐसा कौन सा आपका सेल ऑर्गेनेल्स है जिनका खुद का डीएनए है, तो एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और एक है आपका क्लोरोप्लास्ट। हमेशा याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और आपका बैक्टीरिया, ये दरोगा का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कौन सा आपका राइबोसोम होता है, तो इसमें 70S राइबोसोम होता है। ये सब समझाया हुआ है, बस मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया, इसमें 70S किस टाइप का क्रोमोसोम होता है, सॉरी क्रोमोसोम बोला, किस टाइप का राइबोसोम होता है, तो 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। किसा होता है, 70S राइबोसोम होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, ऐसे दो कोशिकांग, ऐसे दो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, इनका खुद का डीएनए होता है। अगर मैं डीएनए का बात करता हूं तो आपको एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो डीएनए होता है इसमें कौन सा शुगर होता है, कौन सा शर्करा होता है, तो आपको याद रखना है पेंटोस। ये सब आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, इसलिए मेरे दिमाग में है पेंटोस। और एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डीएनए और आरएनए को मिला के पूछा जाता है, कोई भी डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजेनियस क्षार मिलते हैं, मतलब नाइट्रोजेनियस बेस प्रेजेंट होता है। तो हमेशा याद रखना जो आपका डीएनए होगा इसमें होगा ATCG। ए मतलब क्या होता है, एडेनिन, और टी मतलब क्या होता है, थाइमिन, और सी मतलब क्या होता है आपका साइटोसिन, और जी मतलब क्या होता है, ग्यूनाइन। तो ये बहुत बार छपा है, बहुत पता नहीं कितनी बार छपा होगा कि इसमें जो डीएनए है और आरएनए में कौन सा बेस होता है, कौन सा नाइट्रोजेनियस बेस होता है, कौन सा नाइट्रोजेनियस क्षार होता है। तो आपको एक याद रखना है, एडेनिन, थाइमिन, दो ये 4 होता है टोटल, एडेनिन, थाइमिन आपका, उसके बाद साइटोसिन और आपका ग्यूनाइन। और यही पूछेगा कि आरएनए में कौन सा होता है, तो एडेनिन, साइटोसिन और ग्यूनाइन याद रखना। बस थाइमिन के जगह उसमें क्या आ जाता है, यूरोसिल आ जाता है, यूरोसिल आ जाता है, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बोले कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजेनियस बेस होता है, तो एडेनिन और थाइमिन, साइटोसिन और ग्यूनाइन। और यही अगर आपको पूछे कि आरएनए में कौन सा होता है, तो एडेनिन, साइटोसिन, ग्यूनाइन और थाइमिन के जगह आरएनए में क्या आ जाता है, यूरोसिल आ जाता है, ठीक है। तो इतना एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा डीएनए से, बाकी बहुत चीज है बट इतना दिमाग में आ रहा था हमने आपको करवा दिया। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ग्रेगर मेंडल, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकता के पिता इनको बोला जाता है, अनुवांशिकता के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज। अब देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको हमें एलिमिनेट कर गए, यही बीपीएससी में हमें पहले से प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। जैसे कि देखो इसमें से कौन सा ऐसा लैंग्वेज है कंप्यूटर लैंग्वेज, अगर नहीं, देखो बीपीएससी में क्या 28 से 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सा है जो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। इसमें से एक चीज तो आपको पता होगा कि कुछ तो पता होगा, जैसे कि अगर आप थोड़ा भी पढ़ते हो तो एक जावा तो आपने सुना होगा, ठीक है। तो पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। तो जावा तो है, ठीक है, जावा तो है, मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद पाइथन भी है। अब हो सकता है ये दोनों आपका नहीं पता, बट एक चीज देखा गया है कि अब हर बार ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है। मैं और भी बताऊंगा एलिमिनेशन का, कि जितना भी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव होता है उसमें मैक्सिमम चांस होता है कि वो ऑल ऑफ द अबव होगा। इसके जगह एक और ऑप्शन आता है ऑल ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम चांस होता है कि ऑल ऑफ द अबव आएगा। और भी मैं दिखाऊंगा इसमें ना क्वेश्चन किस किस तरीके से वो ट्विस्ट करते हैं ऑप्शन को, ठीक है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आप एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूं, ठीक है।
विलयन और विलयक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में, ये आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ाया, पीडीएफ भी बनाया। द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा का रसायन विज्ञान में क्या कहा जाता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ ए सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले याद रखना, जो मान लीजिए मैं एक एक चीज बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, समझ लो इसको, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। मान लो ये क्या है आपका, इसमें चीनी रखा हुआ है, ठीक है, चीनी है मतलब इसमें शर्करा है, शुगर है, ठीक है। यहाँ आपका पानी है मतलब वाटर है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इन दोनों को मिला के आपका क्या बनाता है? विलयन बनाता है। विलयन मतलब होता है आपका, विलयन मतलब होता है आपका सॉल्यूशन। अब ध्यान देना, विलयन मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो कम मात्रा में रहेगा, जैसे कि पानी, जैसे कि चीनी को हमें पानी में मिलाना है, तो जिस चीज को हमें मिलाना है ये हमेशा कम मात्रा में रहता है। जैसे कि जो चीनी होगा पानी के कंपेयर में कम होगा, अरे तभी ना मिला पाएंगे, नहीं तो चीनी ये बहुत ले लेंगे तो पानी तो उसमें कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर तो सूखे रह जाएगा, ठीक है। तो जो चीनी है, तो चीनी को हम लोग बोलते हैं सोल्यूट, विलय जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? विलय, इसको हम लोग बोलते हैं विलय, विलय, ठीक है, चीनी, तो इसको बोलते हैं विलय। और ये हो गया आपका सॉल्वेंट, इसको हम लोग बोलते हैं विलयक, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विलयक, ठीक है, आप समझ जाओ। इसको सॉल्यूट को बोलते हैं विलय, सॉल्वेंट को बोलते हैं विलयक, और इन दोनों को जब मिला लेते हैं तब बनता है आपका विलयन। हमेशा याद रखना, पहला पॉइंट, जो आपका सॉल्यूट होगा, जो विलय होगा, वो हमेशा कम होगा कंपेयर टू आपका विलयक, सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमेशा कम होगा कंपेयर टू सॉल्वेंट। जो चीज हम मिलाते हैं किसी में, ठीक है, वो हमेशा कम होगा, तो ये हमेशा याद रखना, पहला पॉइंट। दूसरा, जब भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दैट मींस विलय और विलयक को जब हम लोग मिला देते हैं और दोनों मिलने के बाद अगर वो समांगी मिश्रण बनता है, दैट मींस होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसे मिश्रण जिसमें जब विलय और विलयक मिल जाए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाए, तो आप सॉल्यूट को आप अलग नहीं कर पाओगे, सॉल्यूट को आप अलग नहीं कर पाओगे, देख नहीं पाओगे, अपने नगन आंखों से आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस है जिससे आप उसको अलग कर सकते हो, बट एक बार अगर वो मिल गया, ठीक है, तो आप उसको नगन आंखों से आप नहीं, जैसे कि चीनी और पानी मिला दोगे तो चीनी दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो याद रखिएगा, ऐसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, जिसको मिलाने के बाद आपका होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, आपका समांगी मिश्रण बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, उसी को हम लोग बोलते हैं विलयन। और यहां पूछा कि अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट, इसमें जितना सॉल्यूट, जैसे कि देखो, तो सॉल्यूट है ये, जितना सॉल्यूट बढ़ाओगे इसमें, जितना सॉलिड बढ़ाओगे, जितना सॉलिड बढ़ाओगे, तो किसका कंसेंट्रेशन कम ज्यादा कर रहे हो? पानी है, ठीक है, पानी और चीनी घुल गया, ठीक है, अब इसमें और चीनी डाल रहे हो, और चीनी डाल रहे हो, तो किसका कंसेंट्रेशन कम ज्यादा कर रहे हो? सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन का ही ना कम ज्यादा कर रहे हो। एक सॉल्यूशन बन गया आपका, मिक्सचर है, एक विलयन है, ठीक है, अब इसमें और चीनी डाल रहे हो, तो किसका कंसेंट्रेशन कम ज्यादा कर रहे हो? सिंपल सी बात है, आप उसमें चीनी और मिलाओगे तो कंसेंट्रेशन जो होगा आपका विलयन का, ठीक है, वही कम ज्यादा होगा। तो इसका आंसर होगा अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट, यूनिट वॉल्यूम और यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको विलयन की सांद्रता या कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझना था इसमें, ठीक है। इसमें आप देखिए, ये जीभ वाला क्वेश्चन आया था, ये भी आपको देखो, इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जीभ का स्वाद नहीं है। अब आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया, बट आपको जो मेन फैक्ट है वो बस याद रखना है। अगर मैं जीभ का बात करता हूँ तो सबसे पहले क्या होता है? मीठा होता है, और सबसे पीछे क्या होता है आपका? तीता या करवा होता है। ये चीज पता है, यहाँ मीठा और सबसे पीछे करवा। और ये जो साइड का होता है, ये जो साइड का होता है, इसमें क्या होता है आपका? यहाँ सॉल्टी मतलब नमकीन होता है, और यहाँ आपका खट्टा मतलब सोर होता है। आपको समझ में आए? यहाँ मीठा होता है, यहाँ नमकीन, सॉरी, यहाँ मीठा होता है, यहाँ तीता या करवा जिसको बोलो, ठीक, दोनों सेम ही है, ठीक है। और इस साइड जो होता है आपका नमकीन और आपका खट्टा होता है। तो इसमें पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीभ का स्वाद नहीं है, ठीक है। मीठा, तो आप देखो ऑप्शन देखो, ठीक है, मीठा तो होता ही है, ठीक है, मीठा तो होता है, इसमें मीठा नहीं है। पूछा कि कौन सा नहीं होता है, तो मीठा एक क्या है? मीठा, तो मीठा तो होता ही है। तो ऑप्शन में देखो, ए में 1 नहीं है, तो इसको हम लोग काट देंगे, ये नहीं हो सकता है,
ठीक है। दूसरा देखो, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तीखा, खट्टा, उमामी, आपको ये सब कुछ नहीं पता हो, मुझे मेन फैक्ट जो मुझे हमने जो पढ़ा है उस पर हमें एनसीईआरटी में जो दिया है उससे हमें मतलब है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें भी 1 नहीं है, ठीक है, 4 और 7 सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है। एक बार देखिए इसमें पूछा क्या है, ठीक है, पूछा है नहीं या हाँ वाला, निम्नलिखित में से कौन सा जीभ का स्वाद नहीं है, ठीक है, कौन सा जीभ का स्वाद नहीं है पूछा है, ठीक है। तो देखिए 1, इसमें 1 दिया हुआ है, 1, ये तो हो नहीं सकता, बोलेगा क्यों, क्यों, सिंपल है ना, मीठा तो होता है ना, तो ये वाला तो मेरा नहीं हो सकता है। अब देखो 2 में क्या है, करवा, करवा, करवा मैंने बोला था करवाहट या आपका जो तीता होता है, तो 2 भी होता है, 2 इसमें दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। बोला कौन सा नहीं होता है, नमकीन, नमकीन भी होता है, अब तो मैंने बोला इसमें 3 दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद बच गया आपका ये 4, मतलब 4 और 7 जो है बेसिकली नहीं होता है। 4 में क्या दिया हुआ है, मसालेदार, और 7 में क्या दिया हुआ है, तीखा, तो ये दोनों का कोई टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक ना उमामी भी दिया हुआ था, बट हमें फिर से बोलता हूँ मेन कंसेप्ट पे जाना और एग्जाम में ऐसे ही करना है बीपीएससी में, ठीक है। तो टोटल ये 10 क्वेश्चन थे, आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। प्लीज़ आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा, थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम जाता है, मेहनत भी लगता है, ठीक है। इतना गर्मी है आप समझ सकते हो, ऊपर भी हीट लगा हुआ है, इधर से भी हीट आ रहा है, पर हम आपके सामने डटे हुए, बस इसलिए डटे हुए हैं क्योंकि हमको पता है हम बेस्ट इस कंटेंट को हम आपके सामने रख सकते हैं, जिससे आप बहुत बेनिफिट होने वाले हो। सो थैंक यू सो मच, अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत कम लोग देखते हैं, बट कोई नहीं, जो देखेंगे उनको समझ में आएगा कि वैल्यू क्या है। जय हिंद।